गुड मॉर्निंग। हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का। लास्ट क्लास में गेस्ट पेपर जो भी दिया था वो मैक्सिमम मैच कर गया था। उम्मीद है ये भी उसी तरह से मैच कर जाए और आप अच्छा कर पाए एग्जाम में। एफर्ट है, हमारी मेहनत है और आप लोग भी मेहनत करिए, अच्छा होगा जी। चलिए मैं बात करता हूँ बिजनेस इन्वायरमेंट में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ कि लिखा हुआ है डिफाइन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। राष्ट्रीय इनकम और घरेलू इनकम को बताइए। तो चलिए जी, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड पे मैंने लिखने का बहुत इरादा था कि मैं लिख के समझा पाऊँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, लिख के समझाने वाला फैक्टर जो है यहाँ थोड़ा अफेक्टेड होगा क्योंकि टाइम कम है। फिर मैं लिखूंगा, इरेज करूंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। तो चलिए जी मैं बात करता हूँ। तो क्या है नेशनल इनकम? मेरे पास एक छोटा सा नोट्स मैंने भी डिराइव कर रखा, लिख रखा है, तो मैं आपको समझा दूंगा। मैं नोट से ही पढ़ के आपको समझा देता हूँ फटाफट। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम ऑन बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। यानी हमारे देशवासी जो भी फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, जो हमारे देशवासी जो फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या हो गया? नेशनल इनकम को लिखा है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जितना फैक्टर इनकम होता है उसका सारा टोटल जोड़ लिया जाए। किसके द्वारा जोड़ लिया जाए? कौन? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट इन अ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में यानी एक साल में जो भी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा इनकम जनरेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में दो बातें आई। कौन कौन सी बातें आई? पहला आया कि भारतीय द्वारा फैक्टर इनकम जनरेट किया जाए, और दूसरा वो कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट हो। तो दो डेफिनेशन है, दो बातें समझनी है जी। एक फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम होगा तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, अगर फैक्टर इनकम नहीं तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर हमको कोई दान में दे देता है तो हमारे कमाई नहीं जी, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा जी। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त तो उसको जोड़ा नहीं जाएगा। कोई दान दे दिया हो, कोई हमको ऐसे चैरिटी के तौर पे कोई दे दिया हो, कोई गिफ्ट दे दिया हो, तो ये पैसे हमारे नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। अभी नेपाल में भूकंप आया था तो अक्षय कुमार जी ने कुछ करोड़ रुपए दिया था। वहां किस लिए दिया था भाई? कि वहां के सहायता के लिए दिया था। तो क्या ये पैसे जो दिए हैं वो रिफंडेबल है? नहीं। क्या किसी सर्विसेज के बदले दिए हैं? नहीं, ये फ्री में उनको दे दिए हैं। तो ये जो पैसे हैं इसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं। कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम है उसका, मेरा नहीं, नेपाल का ट्रांसफर इनकम है, और उसके लिए कौन सा है? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है। यानी केवल लेना है देना नहीं, देना है लेना नहीं, ऐसा जब होता है तो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन होता है। एक पक्षकार के द्वारा दिया जाता है, दूसरे का कोई रोल नहीं होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। नेशनल इनकम का पार्ट क्या बनेगा? जो कमाया गया फैक्टर इनकम को। दो चीज पढ़नी है जी, एक फैक्टर इनकम और जो दूसरा होता है वो आपका हो जाता है क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट। तो नेशनल इनकम को हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने क्या बोला कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर नॉर्मल रेसिडेंट इन अ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में मेरे नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा जो इनकम जनरेट करी गई है उसे हम क्या नाम देंगे? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में दो चीजें निकल के आ रही है, एक फैक्टर इनकम और एक दूसरा निकल के आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट। अब हमको समझाना है जी कि फैक्टर इनकम क्या होता है, मुझे समझाना है कि फैक्टर इनकम क्या होता है, और दूसरा समझाना है कि सर्विस नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होता है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। सर नहीं समझ आया? अरे मैं समझा रहा हूं ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होता है उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होता है उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। तो जरा जल्दी जल्दी बता दिए सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम कैसे जनरेट होती है? किसी गुड्स को बनाने में, किसी गुड्स या सर्विसेज को बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती है भैया? ध्यान से सुनिएगा, ये चार: लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है।
ये चार कौन है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन है चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होती है, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। तो हमने फैक्टर दिया, हम हाउस होल्ड है, हमने प्रोड्यूसर को फैक्टर दिया। कौन कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये चार चीजें लगेंगी तो प्रोडक्शन होगी। और इस चार चीजों की यही क्या हो गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने का कारण, प्रोडक्शन करने का सोर्सेज, प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, तो यही चार चीजें इन्वॉल्व है जी। ठीक है, अब बताइए इनके चार के बदले जो रिवार्ड मिलेगा वही क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम। तो बताइए लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो चार चीज हुई, ये चारों फैक्टर इनकम है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, चार फैक्टर इनकम होते हैं। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर इनकम हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गई। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। तो चलिए इनसे क्या क्या इनकम जनरेट होगा? तो सर लैंड से क्या मिलेगा? लैंड से किराया मिलेगा, लैंड से मतलब रेंट मिलेगा। लेबर से वेजेस मिलेगा। कैपिटल से जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरप्रेन्योर से हमको प्रॉफिट मिलेगा। ये चार चीजें हो जी फैक्टर ऑफ इनकम। तो आपको ये समझ में आई। पहली बात मैंने समझा दिया, नेशनल इनकम निकालते समय ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ इनकम। तो ये तो फैक्टर ऑफ इनकम हो गई। दूसरी बात मैं करूं नॉर्मल रेसिडेंट। हु इज नॉर्मल रेसिडेंट इन इंडिया? कौन नॉर्मल रेसिडेंट इन इंडिया है? तो यहाँ इनकम टैक्स की तरह नहीं पढ़ना है जी कि नॉर्मल रेसिडेंट निकालने के लिए आपको पूरा बताना पड़े ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दूसरे तरह से पढ़ना है। जो एक अकाउंटिंग ईयर भारत रह लेता हो, नॉर्मल 1 साल भारत में रहता हो, कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट इन इंडिया। ये ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं उसका इनकम इंटरेस्ट भारत में हो, उसका इनकम इंटरेस्ट भारत में हो। वो काम किसके लिए कर रहा हो? भारत के लिए कर रहा हो। किसका उसका इनकम का भेजने का जरिया कहाँ हो? भारत में। किस लिए काम कर रहा हो? भारत के लिए काम कर रहा हो। किसके फेवर में सोच रहा हो? भारत के लिए सोच रहा हो। ये भारत के लिए काम कर रहा हो, भारत में रहता हो, 1 साल रहा हो। या दूसरा बोल सकते हैं कि इनकम इंटरेस्ट हो भारत में। और अगला बोल सकते हैं कि जी ये भारत में पैसा भेजता हो। ये कौन हो जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश का आदमी दूसरे देश में चला गया, ठीक है, इंडियन एम्बेसी हर देश में, उस देश में जाके नौकरी कर रहे हैं। तो भारत में नहीं रहा 1 साल, लेकिन भारत में नहीं रहा, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? भारत के लिए। वो इनकम इंटरेस्ट किसका है? भारत का। क्लियर? तो भारतीय आदमी कहलाएगा, उसका इनकम भारत में क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? आगे आइए। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल रेसिडेंट का। चलिए काम करते हैं, लिखा जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट में कौन नहीं जोड़ा जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो भारत में 1 साल रहा हो, लेकिन वो भारत के नेशनल, उसका इनकम भारत के नेशनल इनकम में, मतलब भारत के इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। कौन है वो? विदेश से खेलने आया हो, विदेश से पढ़ने आया हो, सब लिखना है एग्जाम में। विदेश से खेलने आया हो, विदेश से पढ़ने आया हो, विदेश से घूमने आया हो, विदेश से दवा कराने आया हो, इन चीजों के लिए अगर इंडिया में आके 1 साल रह भी लेता है, तब भी वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाता है। क्लियर? तब भी वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाता है। और कौन नॉर्मल रेसिडेंट है? हमारे देश का आदमी लड़ते लड़ते दूसरे देश में जाके बॉर्डर में पड़ा हुआ है। अब कहते हैं कि नहीं हमारे देश का नहीं। अरे जी हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए कमा रहा है। अगर कोई बच्चा हमारे लिए कमा रहा है, इनकम यहाँ जनरेट करेगा, यहाँ भेजेगा, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? नॉर्मल रेसिडेंट के नाम से दे देंगे। क्लियर है? अब हम जरा डिस्कस करें नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम में सीख लिया कि जो भी फैक्टर इनकम है और नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया गया है, 1 साल का पूरा जोड़ लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। अब आपको डोमेस्टिक इनकम बनाना है, जो फैक्टर इनकम ही है, फैक्टर इनकम ही है, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ही अर्न किया गया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसमें एनएफआईए शामिल नहीं होता है, एनएफआईए शामिल नहीं होता है। ये एनएफआईए सर क्या है? एनएफआईए नॉट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए 20 लोग इस क्लास में, अगर हम 20 लोगों के नाम ले लें तो 20 लोग ऐसे समझ जाइए क्या क्या नाम ले। मैं ऐसे नाम ले लेता हूँ। चलिए जी, रोशन हो गए, अनमोल हो गए, आदित्य हो गए, हिमांशु हो गए, है ना,
फारूक हो गए, चलिए ये निहाल हो गए, ये पूजा हो गई, ये शालिनी हो गई, ये खुशी हो गई, ये आरती हो गई है कि नहीं, आदित्य हो गई, ये सारे लोग हैं। अब इसमें से जो है ये सब इंडिया में, और सब ये कमा रहे हैं, इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया में ही कमा रहे हैं, ये इंडिया में ही काम कर रहे हैं। इनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है? इंडिया में है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, तो ये डोमेस्टिक हो गया। और एक बंदा विदेश से, इसका फैक्टर ऑफ इनकम कहाँ है? विदेश में। या तो मजदूरी विदेश से करके ले आए, या मशीन उसका विदेश में हो, या लैंड उसका विदेश में हो, वहां से पैसे अगर इंडिया आ रहे हैं तो उसे कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका नाम दिया जाएगा नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? तो इसे नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड कहा जाएगा। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ये जो लोग कमा रहे हैं, ये भारत में जो लोग रह के कमा रहे हैं, इनके में अगर उस बाहर से जो आ रहा है पैसा उसको जोड़ दिया जाए तो कौन सा निकल के आ जाएगा? नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA नहीं होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता है। और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड ऑलरेडी जुड़ा होता है। बताइए कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन लोअर कॉन्सेप्ट में, कौन ज्यादा है? तो जो नैरो कॉन्सेप्ट में रहेगा वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, है जिसको GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, GDP कहते हैं। और नेशनल इनकम में जो आ जाएगा उसको कहते हैं NFIA, NDFC, NNPFC, सॉरी मैं इधर उधर देखने लगा, चलिए मैं बात करता हूँ, सोचने लगा था। अभी 1 मिनट के अंदर जो NDP वगैरह बोला है, सॉरी उसको इग्नोर करिएगा। NNPFC नेशनल इनकम की जगह आप लिख देंगे NNPFC। NNPFC का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम को कैसे निकालते हैं? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप नेट बोले जा रहे हो, प्रोडक्ट बोले जा रहे हो, प्रोडक्ट को ही हम इनकम कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में अंतर है जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट प्राइस दिया है और फैक्टर कॉस्ट बतानी है तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मैंने ये फ़ोन खरीदा था 10,000 रुपये का, लेकिन आज इसकी वैल्यू 9,000 रुपये है। तो बताइए ज़रा क्या है? 10,000 का था ये वैल्यू, ठीक है, और आज कितना है? 9,000 रुपये है इसका। तो अब ये वैल्यू 10,000 था तो इसमें डिप्रिसिएशन नहीं घटा हुआ था, ओरिजिनल वैल्यू था, और डिप्रिसिएशन घटा दी तो कितने का आ गया? 9,000 का आ गया। तो इसको बोलेंगे हम ग्रॉस और इसको क्या बोलेंगे? नेट। तो ग्रॉस अगर दिया है, नेट जाना तो डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ग्रॉस अधिक होता है और नेट क्या होता है? कम। तो अगर ग्रॉस दिया है, नेट पर जाना, तो अब ऐसे समझिए ये 10,000 है तो डिप्रिसिएशन नहीं घटा है, और यहाँ 9,000 हो गया तो डिप्रिसिएशन घटा हुआ है। तो यहाँ डिप्रिसिएशन घटाने के पहले क्या है? ग्रॉस है, और डिप्रिसिएशन घटाने के बाद क्या है? नेट है। क्लियर? तो ग्रॉस से जब नेट जाएंगे तो डिप्रिसिएशन माइनस, और नेट से जब ग्रॉस पे जाएंगे तो डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अच्छा, ये अभी मैं बोल रहा था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। मार्केट प्राइस है जिसमें टैक्स जुड़ा होता है। आज जब उसे फैक्टर कॉस्ट यानी बिना टैक्स जोड़े आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ आ गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में कोई सामान जाता है तो जितनी इसकी कीमत लगती है, फैक्टर कॉस्ट लगता है, उस फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं? टैक्स जोड़ के तब मार्केट में बेचते हैं, तो इसको कहते हैं मार्केट प्राइस। और टैक्स घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। इसके बनाने की जितनी लागत लगी है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, उसका सारा पैसा देने के बाद जो आ गया कौन सा कॉस्ट हो गया? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? ये आ गया फैक्टर कॉस्ट। अगर इसी में हम डिप्रिसिएशन वो इंटरेस्ट वो क्या बोलते हैं? टैक्स जोड़ दें, जैसे टैक्स जोड़ते हैं तो इसका प्राइस क्या आ गया? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है और फैक्टर कॉस्ट कम होता है। इसके बीच का जो अंतर पैदा करता कौन है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है जी? और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में अंतर कौन करता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है जी? हो गया। तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? तो डोमेस्टिक इनकम को कैसे डिफाइन करेंगे? NDPFC। ठीक है जी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
और नेशनल इनकम को कैसे, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों फैक्टर कॉस्ट पे निकाले जाते हैं। अब बात आती है कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा है। तो दोनों का कैलकुलेट करने का मेथड जो है हमारे पास, जरा ध्यान से सुने कैसे निकलता है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक होता है आउटपुट मेथड, है ना, एक होता है मतलब आउटपुट मेथड, या ऐसे कह सकते हैं आप वैल्यू एडेड मेथड। एक वैल्यू एडेड मेथड होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है इनकम मेथड, और तीसरा जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है जी, और दूसरा अगला होता है इनकम मेथड, और अगला होता है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड होते हैं। भाई मैं बता दूं, नेशनल इनकम पढ़ाने में बट आगे से 7-8 क्लास लग जाती है, और 7-8 मिनट में डिलीवर करना हो तो पूरी फुल टू फुल लाइन हम नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत वीडियो लेंथी कर दूंगा, बाकी चीजें नहीं बता पाऊंगा। इतनी कॉन्सेप्ट के साथ हम जरा क्वेश्चन को अब आगे कैरी करते हैं। आगे अगला मेरे पास क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है कि जरा कह रहा है कि व्हाट इज द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस क्या है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं आयात प्रतिस्थापन क्या है। तो जरा बिल्कुल गौर से सुनिएगा जी। हम क्या है 1991 के पहले, 1991 के पहले, 1991 के पहले यानी 1990 के पहले, 91 में तो आ गया था, 1990 के पहले हम जो काम करते थे, जो मेरी काम करने की टेंडेंसी होती थी, वो टेंडेंसी जो है क्या थी जानते हैं, हम सारे अपने देश के गुड्स जो भी हमको नीड्स है सब हम बना लेंगे, हम किसी देश से खरीदेंगे नहीं, हम विश्व व्यापार नहीं करते थे, हम दूसरे से टर्नओवर नहीं करते थे, हम ये सारा काम नहीं करते थे, दूसरे से बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं करते थे, हम दूसरे देश से ग्लोबल लेवल पे काम नहीं करते थे, हैं सारी सामान हम खुद बना लेते थे। तो इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। अभी मैं बात करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझिएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस क्या है। एक आदमी अपने जीवन यापन की सारी चीजें बना नहीं पाता है, तो जब बना नहीं पाता है तो नो डाउट वो किसी से जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी से परचेस करता है। तो एक आदमी है, क्या एक देश अपने देश की वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए सारा गुड्स या सर्विसेज बना लेता है? अगर वो सारा गुड्स और सर्विसेज बना लेता है तो दूसरे से खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर, दूसरे से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते थे, दूसरे से सामान मंगाएंगे तो हमारे देश की करेंसी उस देश में चली जाएगी, हमारे देश की करेंसी उस देश में चली जाएगी, तो हम बेचारे कमजोर हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हमारी करेंसी घट जाएगी, हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जरा देखें। तो आगे हम जरा बात करते हैं, तो बिल्कुल इस लाइन को ठीक से सुनिएगा। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं 2 मिनट से घुमा रहे हैं, नहीं सारी लाइन को खींच के एक साइड लाइन में ला रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम दूसरे देश से मोबाइल खरीद रहे थे, एंड्रॉयड, अगर हम नहीं खरीद, अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना ऐसा एंड्रॉयड अपने देश में बना लें कि ताकि हमको खरीदना ना पड़े। फैन खरीदते थे किसी देश से, तो ऐसा फैन हम बना लें, तो उस तरह का तो नहीं बना पा रहे हैं। अगर उस तरह का बना लेते तो हम दूसरे देश से क्यों खरीदते? उसके एवज में, उसके बदले में सब्स्टिट्यूट गुड्स बना लें ताकि हमको दूसरे देश से ना खरीदना पड़े। इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। यानी दूसरे देश से खरीदने के बजाय जिन सामानों को दूसरे देश से खरीदते हैं उन सामानों का अपने देश में ही प्रोडक्शन कर लेने की बात को क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। ये कब आया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? ये 1991 के पहले आया था, क्योंकि 1991 में एलपीजी आ गया था, उसको तो अभी बताऊंगा आगे चल के। क्लियर, तो ये हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी अपनी जो वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जिन गुड्स और सर्विसेज को हम कंज्यूम करते थे उनका हम दूसरे देश से ना खरीद के अपने ही देश में अगर बना लें तो इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। अगर वो आइटम नहीं आप बना पाते हैं, उसकी तरह बना लें, उसकी तरह सेटिस्फैक्शन देने वाला बना लें, उसकी तरह यूज होने वाला बना लें, उसकी जगह पे काम आने वाला बना लें, इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर है? इसके बाद आपका आता है, अगली लाइन में पढ़ने जाता हूं, व्हाट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी क्या है जी? ये 1991 में आया है, 1991 में आया है, जिसका नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये आया है आपका, और ये कब आया है? 1991 में आया है। कब आया है? 1991 में आया है। क्लियर? तो हम जरा बात करते हैं जी,
वीडियो तो लेंथी हो रहा है, लेकिन मुझे तो ये बात बतानी है ना जी। तो चलिए जी हम बात करते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? सरकार ने बहुत सारे क्वाटास लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। जब रिस्ट्रिक्शंस को सरकार ने ढीला किया तो क्या कहते हैं उसको? लिबरलाइजेशन। पहले क्या था? पहले जो है हम बहुत संकुचित मात्रा में व्यापार करते थे, केवल इंडिया में करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ब्रॉड माइंड के बन रहे हैं, हम इसको बहुत लंबी तरीके से ले जा रहे हैं, बहुत दूर तक फैला रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा जी। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट, वो क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन में है सरकार ने जिन जिन चीजों को क्वाटाज लगा रखा था, क्वाटाज का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, अगर उसमें सरकार ढिलाई बरत दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिबरलाइजेशन। अगर सरकार इन बातों पर ढिलाई बरत दे तो ढिलाई बरतने की बात को क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। एक सख्ती होता है और एक लिबरलाइजेशन। तो सरकार जिन बातों पे सख्त था उसको हम क्या कर दें? लिबरल हो जाए, लिबरलाइजेशन में आ जाए, यानी अब उसको आसानी से लोगों को आसान कर दें। जिन जिन चीजों का रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उसको आप हटा दीजिए। पहले हमारे पास 1991 के पहले, बेटा कौन है? मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आगे बात करूं तो अगली बात बोला जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की। तो पहले जो है 1991 के पहले हमारे पास 17 सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर, 17 पब्लिक सेक्टर थे। 17 पब्लिक सेक्टर थे तो हमारा देश का ग्रोथ नहीं हो रहा था जी। ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा था? पब्लिक सेक्टर की बड़ी कमियां हैं, बड़ी कमियां हैं पब्लिक सेक्टर में। क्या पब्लिक सेक्टर में कमियां हैं? कंपटीशन, तो सब लिखेंगे आप जी, सब लिखना है आपको, है ना? क्यों हुआ प्राइवेटाइजेशन? आपको बताना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल ओनर को, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ओनर कौन बन जाए? कोई इंडिविजुअल बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ? तो नो डाउट 17 जो है 17 था हमारे पास पब्लिक सेक्टर। आज पब्लिक सेक्टर 17 से हट के आज की डेट में केवल 2 पब्लिक सेक्टर बची हुई है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक और दूसरा रेलवे। ये 2 पब्लिक सेक्टर्स हमारे पास बची हुई है, तो बाकी सब प्राइवेट सेक्टर्स हो गई जी। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर कर दिया जाए। अब रीजन क्या है प्राइवेट सेक्टर करने में? देखो भैया, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में बड़ा कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट स्कूल में कंपटीशन नहीं होता है जी। तो प्राइवेट सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहां कंपटीशन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मोटिवेशन है, वहां मोटिवेशंस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मोटिवेशंस है और वहां मोटिवेशंस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो क्या बोलते हैं, इंसेंटिव है, वहां इंसेंटिव की थोड़ी कम प्लानिंग है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा एनर्जी से काम करे जाते हैं, वहां एनर्जी की कमी दिखती है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन की लालच होती है, वहां भी लालच होती है, लेकिन वहां काम को एफिशिएंसी नहीं देखा जाता जी। यहाँ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तरीके से किया जाता है, लेकिन वहां नहीं किया जाता है। यहाँ मैनेजमेंट बड़ा टाइट होता है, वहां मैनेजमेंट टाइट नहीं होता है। यहाँ नौकरी खोने का ज्यादा डर होता है, वहां नौकरी खोने का कम डर होता है। ये सब तमाम तरह का, और सबसे ज्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन है जी। अब करप्शन की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं चल पाया, तो इनको रिमूव करके, और मुझे ले कहां आना था? प्राइवेट सेक्टर में। तो जब हम इनको रिमूव करेंगे तो बटाबी से इनकी सारी कमियों को रिमूव करेंगे, धड़ाधड़ इनको हटाएंगे, और जब इन कमियों को हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे? प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में आ गए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का जो मोटिव होता था वो क्या होता था? सोशल वेलफेयर। और जो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये तो प्रॉब्लम है जी कि गवर्नमेंट सेक्टर होगा तो सोशल वेलफेयर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा तो प्रॉफिट मोटिव होगा। तो हम क्या करें? गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें आगे प्राइवेट सेक्टर की बात करें? तो हमारी सरकार ने डिसीजंस लिए और ले आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उन सबको प्राइवेटाइजेशन में बदलने की कोशिश करें। ओके, ग्लोबलाइजेशन क्या है? हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस कर लेते थे, सारी चीजों को अपने ही देश में बनाते थे, दूसरे देश से हम ना खरीदते थे ना हम बेचते थे। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे, विश्व व्यापार नहीं करते थे। अब यहाँ हाथ खुले हुए हैं, एक आदमी पूरे विश्व से कहीं भी कुछ भी खरीद सकता है, जो सामान जहाँ उसको अच्छा लगे कुछ भी खरीद भी सकता है। तो यहाँ एबिलिटी देखी जाती है, अगर हमारी एबिलिटी अच्छी है, हम अच्छा बना देंगे तो लोग हमसे भी खरीदेंगे, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देश से, इंपोर्ट भी करते हैं। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन को कैसे डील करेंगे? तो ये लिबरलाइजेशन जो डील होता था वो होता था सारे सरकार के क्वाटास को हटा के, रिस्ट्रिक्शंस को हटा के, ये नहीं करना वो नहीं करना। कैसा ये हटा के?
अब कोई भी कुछ भी व्यापार कर सकता है, उस व्यापार में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों? सरकार ने सारे क्वाटाज हटा दिए, जैसे लाइसेंसिंग के क्वाटाज हटा दिए कि लाइसेंस नहीं लेना है आपको, है ना, परमिशंस नहीं लेना है, ये इस चीज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, इस चीज का बाउंडेशंस नहीं होगा, इन सारी चीजों को हटा देने की बात करी। और जब ये सारे जो रूल्स लगा रखे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जो बैरियर्स लगा रखे थे, उस बैरियर को अगर हटा दिया जाए तो मैं क्या नाम दे दूंगा? इसी का नाम मैं दे दूंगा लिबरलाइजेशन। अभी कुछ ही सेक्टर पर है लाइसेंसिंग का, जैसे लिकर हो गया, डिफेंस आइटम हो गए, और क्या बोलते हैं ड्रग्स वगैरह हो गए, दवाएं हो गई, इसमें केमिकल्स हो गए तो केमिकल हो गया, दवा हो गई, वाइन्स हो गए, इन्हीं सब चीजों पर क्या चीज है? अभी लाइसेंसिंग है। अदरवाइज सारा खोल दिया सरकार ने। किराना स्टोर चलाना चाहते हो, जाओ चलाओ, है ना, बिस्किट की फैक्ट्री बनाना चाहते हो, जाओ जाओ बनाओ, तो चलिए जी आप करो। यहाँ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन सरकार ने हटा दिया। इससे क्या होगा? देश का ग्रोथ होगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्क फोर्स हैं, वो सारे यूजफुल होंगे, लोग वर्क करेंगे, हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। ये मोटी तरह लाने का एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? इसके बाद मैं जरा आगे की बात करता हूँ, बिल्कुल जरा ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन को डिस्कस कर ले। व्हाट इज इन्फ्लेशन, है ना, ये इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन हमारे लिए क्या है? वरदान है कि अभिशाप है? इन्फ्लेशन क्या है मेरे लिए? तो सबसे पहली बात, इतनी बात को हम बच्चे बना के ना पूरा 6 पेज भर देते हैं, इन्फ्लेशन ये, इन्फ्लेशन वो। अरे नहीं यार, इन्फ्लेशन क्या, इस बात को समझो आप, बिल्कुल आराम से समझना, मैं बिल्कुल आराम से ही बोल रहा हूँ। इन्फ्लेशन क्या, जरा समझिएगा। इन्फ्लेशन में क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुना के बताता हूँ। ये मुझे बोर्ड पे बताना चाहिए था, लेकिन मैं जान रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो फिर आपका टाइम वार्ड होगा, तो मैं बोलता हूँ, जरा देखें इन्फ्लेशन में क्या होता है। मैं पहले ना 6 रुपए का 1 कप चाय पीता था, और आज चाय की कीमत हो गई 8 रुपए, तो 6 का 8 रुपया हो गया, रेट बढ़ गया जी। अगर मेरे कंजम्पशन में कमी आ जाता है, बट अभी से जब महंगा हो गया तो कंजम्पशन में कमी आना चाहिए, लाभ डिमांड बढ़ेगा। जब गुड्स महंगा होगा तो सप्लाई डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंजम्पशन में कमी आ जाएगी। तो अगर 6 कप था, 6 रुपया कप था, और मैं 3 कप पीता था, और आज 9 रुपया कप हो गया, तभी मैं 3 कप पीता हूं, इसका मतलब क्या है क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे ज्यादा है, आप इस प्राइस को आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हो, यानी आपके पास पैसा ज्यादा हो गया। तो क्या क्या होता है जरा इन्फ्लेशन में, जरा देखिएगा। 6 रुपए का कप की कीमत 9 रुपए हो गई, तो गुड्स की रेट बढ़ जाता है। पहला, गुड्स का रेट बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर समझना, पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है जी। सर जी समझ नहीं आया, सामान कह रहे महंगा हो रहा है, बड़े जी पढ़ा रहे हैं, कह रहे सामान महंगा हो रहा है, कह रहे पैसे की परचेजिंग पावर हो गई कम। अरे इसका मतलब समझिएगा, 6 रुपए का कप जो है कितने मिल रहा है? 9 रुपए का, तो सामान तो महंगा हो गया, ये तो फिक्स हो गया। पैसे की परचेजिंग पावर कैसे गिरी, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल ये तो मतलब ऐसे समझिएगा, चुटकियों में समझिए इसको, कैसे परचेजिंग पावर कम हो गई। जो काम 6 सिक्के मिलके करते थे, अब उसको 9 कॉइन मिलके करते हैं। इसका मतलब क्या? एक आदमी को मारने के लिए 6 लोग लगते थे, अब उसको मारने के लिए 9 लोग लगे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो 6 लोग थे ना, एक कमजोर पड़ गए, इनके सामने वो मजबूत हो गया है, अब उनको मारने के लिए 9 लोग आ रहे हैं। तो 1 कप चाय पीने के लिए मुझे 6 सिक्कों की जरूरत पड़ती थी, अब 1 कप चाय पीने के लिए 9 सिक्कों की जरूरत पड़ गई, तो मेरा सिक्का क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो परचेजिंग प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब सीधा समझिएगा जी, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है? मार्केट में मनी ज्यादा हो जाता है, मार्केट में मनी ज्यादा हो जाता है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है। इसी ज्यादा होने वाली बात को कहते हैं हम इन्फ्लेशन। अब सरकार इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है? तो बड़े आप लोग नाम सुने होंगे। तो इन्फ्लेशन एक देश की भयावह स्थिति है ना, बहुत नुकसानदायक है जी, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें आम आदमी दब जाता है, गरीब बहुत बेकार हो जाता है, गरीब हो जाता है। तो जिसके पास पैसा अफोर्ड कर लेता है, जिसके पास इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है, वो परेशान हो जाता है। तो ये स्थिति जी ठीक नहीं है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन को सरकार कैसे कम करती है, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 2 होता है, क्वांटिटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। एक क्वांटिटी होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। 2 तरीके से सरकार हमारी इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जी, 2 मिनट का बस बात है। तो इन्फ्लेशन सरकार कैसे कंट्रोल करेगी, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जरा सुनिएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार क्या करेगी? मार्केट में पैसा अधिक हो गया तो इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट से अगर हम पैसा खींच लें तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सरकार मार्केट में पैसा खींचती कैसे है?
कैसे वापस ले लेती है पैसा? अब सरकार तमाम उपाय लगाता है कि मार्केट में पैसा ना जाए या मार्केट में पैसा कम जाए। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो वहीं से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। पहला जरिया बनाता है किसको? सबसे पहले जरिया बनाता है कॉमर्शियल बैंक को, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक ही वो सोर्सेज है जो पब्लिक में मनी सप्लाई करता है। कॉमर्शियल बैंक इज अ मेन सोर्सेज ऑफ द सप्लाई ऑफ द मनी इन द पब्लिक्स, बिटवीन द पब्लिक्स। पब्लिक के बीच में जो मनी सप्लाई का काम करता है वो कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। तो किसका गला दबाया? कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक का गला दबाएगा और कहेगा कि कॉमर्शियल बैंक तू पैसा मार्केट में कम दे। इसके लिए कौन कौन सा उपाय बनाता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, इंस्टीट्यूशनल लिक्विड रेशियो। क्लियर है? और क्या करता है बैंक? बैंक रेट बढ़ा देता है। इस सब का मतलब सर समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आएगा जी। जो 5 दिन की सवाल में 5 मिनट में पढ़ाना चाहूँगा तो कहाँ से समझ में आएगा? बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए जरा, हम बैंक में 10,000 रुपये जमा करें हैं और 10% CRR है, ठीक है, यानी 10% कैश रिजर्व रेशियो है। बचा के रख लीजिए 1,000, कोई जो जमा किया वो मांगेगा तो दिया जाएगा, ठीक है। और 9,000 आप लोन की तरह यूज कर सकते हैं, दूसरे को लोन दे सकते हैं। तो बताइए 10,000 का 10% 1,000 था तो 9,000 लोन के लिए खाली हो गया, यानी पब्लिक के बीच में कितना जाएगा? 9,000 रुपये जाएगा। अगर 10,000 का सरकार 20% कहते हैं रोक लो, तो कितना रोक लेगा? 2,000 रोक लेगा। तो पब्लिक के बीच में कितना जाएगा? 8,000 जाएगा। और तरीका, पहले 9,000 जाता था, मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया था, अब 8,000 जाएगा तो मार्केट में पैसा जो ज्यादा हो गया था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर सरकार और CRR बढ़ा दे, और जब और CRR बढ़ा देगा तो फिर मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा? कम होगा। लोन कम देगी कमर्शियल बैंक, और लोन कम देगा तो क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा भैया? और जब लोन कम देगी तो फिर जाके वही बात आ गई जी, मार्केट में पैसा कम जाएगा। अब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसे खींच लेते हैं और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पैसे लगा देते हैं। मार्केट से पैसे खींच लेने की बात को कहते हैं इन्फ्लेशन, और मार्केट में पैसे लगा देने की बात को कहते हैं डिफ्लेशन। ओके जी, तो इन्फ्लेशन होता है मार्केट से पैसे खींच लेना। अब कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा? जिस वजह से मार्केट से पैसे खींच लिया जाए। तो सुनिएगा, SLR, CRR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन चारों चीजों में मेरे पास नोट्स है, एक बार कॉल करके ले सकते हैं। ये चारों चीजों में ये चारों चीजें बढ़ेंगी, ये चीजें बढ़ेंगी तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और ये चीजें घटेंगी तो मार्केट में डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। क्लियर? मैं वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं। अब मैं अगला पढ़ता हूँ, Causes of poverty in India, explain the poverty elimination program generated by our government। हमारी सरकार इसको कैसे खत्म करती है? सबसे पहले पॉवर्टी का मतलब जी समझिएगा पॉवर्टी का मतलब, गरीबी का मतलब क्या है, एकदम समझिएगा, दिल से समझिए गरीबी का मतलब क्या होता है। वो देखिए जी, वो कह रहा है हम भी गरीब है, सब बच्चा कहता है हम गरीब। अरे नहीं यार, गरीबी का मतलब समझो तो गरीबी क्या है। जब कोई पर्सन अपनी नेसेसरी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, इसी सिचुएशन को कहते हैं गरीबी। तो गरीबी क्या है? जब कोई पर्सन अपनी नेसेसरी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, नेसेसिटी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, जरूरत की चीजों को सेटिस्फाइड नहीं कर यूज नहीं कर पाता, अपने जीवन यापन करने के लिए चीजों को यूज नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। तो जब कोई बंदा अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एफर्ट नहीं लगा पाता, उसको आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहते हैं? गरीब। ये बेसिक नीड्स ना समय के हिसाब से बदलता जाता है। पहले हमारे घरों में और मोहल्ले में लोग क्या कहते हैं? रोटी कपड़ा मकान 3 चीज हो जाएगा तो बेसिक नीड्स पूरा हो जाएगा। नहीं जी, आज की डेट में इसको बदल दिया गया। बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान के साथ 2 चीज और जोड़ दिया गया, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 5 चीजें हो गई जिनके पास इन 5 चीजों को यूज करने का, अपनी वांट को सेटिस्फाइड करने का सोर्सेज है, धन है, सोर्सेज को वो उसको सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, वो कौन हो गए? वो गरीब नहीं है। और जो इन 5 चीजों को पूरा नहीं कर पाते वो कौन है? गरीब है। अब गरीबी नापी कैसे जाती है? गरीबी नापी जाती है, अर्बन का अलग है और रूरल का अलग है। कैलोरी बर्न के हिसाब से नापी जाती है, जो जहां की जितनी कैलोरी बर्न करता है, या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से निकाला जाता है। अच्छा सर जी, का एक वर्ड बोलते हैं आप समझ नहीं आता? अरे घबराइए नहीं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पूरे देश का इनकम जोड़ दो, आप पूरे देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दो, एक व्यक्ति का जो इनकम आएगा वही क्या कहलाएगा? पर कैपिटा इनकम। तो ये तो हो गया भैया गरीबी। क्या हो गया? गरीबी। गरीबी को 2 तरह से मेजर करते हैं। एक होता है
एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है वास्तविक पॉवर्टी, है ना, वास्तविक गरीबी। तो वास्तविक गरीबी क्या होता है, वही कैलोरी बर्न और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लिया जाता है। और मतलब वास्तविक पॉवर्टी कैसे नापा जाता है, पर कैपिटा इनकम और कैलोरी बर्न। शहर वाला कम खाता है, कैलोरी कंज्यूम करेगा, और गांव वाला ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ज्यादा गांव वाले को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए कम कैलोरी कंज्यूम करता है। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। और तो ये तो हो गया। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, जो दूसरे से तुलना करके, एक रीजन से तुलना करके, है ना, एक एरिया से तुलना करके, इस देश से तुलना करके, जब तुलना करके कंपेयर करके लेते हैं तो उसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। हम उनके मुकाबले गरीब हैं, ये कहने की बात रिलेटिव पॉवर्टी। जब दूसरे से रीजन वाइज अगर हम बात करें, जोन वाइज, रीजन वाइज बात करें, तो रीजनल अगर हम सोचेंगे देखेंगे तब इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को दो तरह से नापा जाता है, एक एक्चुअल पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर? अब ये बताइए सरकार इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या क्या करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जिन कारणों से पॉवर्टी आती है उन्हीं कारणों को रिमूव कर दिया जाए, जिन कारणों से गरीबी आती है उन्हीं कारणों को हटा दिया जाए। तो पहले हेडिंग बन गया गरीबी के कारण। गरीबी क्यों आती है जी, जौने वजह से गरीबी आती है वही कारण हटा दो जी, गरीबी भाग जाएगी। तो चलो कौन वजह से गरीबी आती है, कारण बता दो गरीबी आने का जी। तो गरीबी आने का कारण हम आपसे डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी, गरीबी आ गया, हम कमा नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट दो। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन दे दो। रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज दे दो। फैक्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज दे दो। रोडे नहीं है, रोडे दे दो, है ना। यानी ऐसे संसाधन बना दो जिससे वो इनकम जनरेट करने का क्या करे, संसाधन बना ले, और इनकम जनरेट करेगा तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो गरीबी आने का कारण है उसी कारण को सरकार ठीक कर देती है, तो क्या हो जाता है, गरीबी दूर चली जाएगी। तो सरकार के द्वारा सारे प्रोग्राम चलाए गए ताकि गरीबी क्या हो जाए, दूर हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो बड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन ये मैं छोटा वीडियो डाल रहा हूँ। अगली एक और वीडियो में थोड़ी देर में उसको भी पोस्ट कर दूंगा। क्लियर है? एक और बनाएंगे तो चैप्टर आपका खत्म होगा जी। ओके, थैंक यू।